तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो शारीरिक शिक्षा जो आपका विषय है, उसका मिड टर्म का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। और इस सैंपल पेपर का ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने आपका ऑलमोस्ट 30% जो पेपर था, 30 से 40% पेपर कह लीजिए जो था, वो मैंने कवर कर दिया था। तो अगर आपने वो पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के वो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ये वीडियो होने वाला है आपका क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो, जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट जो हमारा पेपर है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या कहिए, पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे इस पेपर को। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पेपर का, जिसके अंदर बड़े बड़े आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग इस वाले पार्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और इसी तरह का आप सैंपल पेपर की वीडियो चाहते हैं और भी सब्जेक्ट्स का, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबाकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th के लिए हम लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन। जो आपका कल पेपर होने वाला है वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल का जो पेपर है आपका कल ही होगा, यानी 18 अक्टूबर को होगा और 2022 है हमारा, आपको पता ही है। ठीक है, तो 18 तारीख को आपका पेपर होगा, तो 3 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एकदम ऑफिशियल पैटर्न आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक बच्ची कह रही थी कि सर 80 नंबर का पेपर आएगा, लेकिन 80 का पेपर नहीं आएगा, 70 का पेपर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 70 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये सामान्य निर्देश हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। हमें आज जो अभी जो करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अभी देखने वाले हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 26 तक। इसमें कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किए थे और अब हम लोग जो है सो कि पूरा पेपर डिस्कस करने वाले। 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर देना है। और उसके आगे अगर मैं चलूं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 से लेके 30 तक होने वाला है, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनका आंसर आपको 150 से 200 शब्दों के अंदर देना है, 150 to 200 वर्ड्स के अंदर देना है। ठीक है, सेम यही चीज आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो सेपरेटली रीड कर सकते हैं। और ये वीडियो जो होने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो होने ही वाला है, साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी होने वाला है। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि मधुमेह से बचने के लिए आसनों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि जो मधुमेह नाम की बीमारी होती है, जो आपका डायबिटीज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज क्या होता है कि मतलब उसका एक तरह से कह लीजिए वो मीठा नहीं खा सकता है, उसको मतलब एक तरह से इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो ये चीज होता है आपका मधुमेह। तो इससे अगर आपको बचना है, ठीक है, तो मधुमेह से बचने के लिए हम लोग कौन से आसनों को कर सकते हैं, योगा के कौन से आसन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मधुमेह से बचने के लिए हम लोग कर सकते हैं भुजंगासन, ठीक है, पवन मुक्तासन, अर्ध मतेंद्रासन और पश्चिमोत्तासन। ठीक है, तो ये कुछ आसन है जिसकी प्रैक्टिस अगर हम लोग करते हैं तो जो मधुमेह है, डायबिटीज है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द आसन्स टू अवॉइड डायबिटीज। ठीक है, तो अगर हम लोग आसन की बात करें तो भुजंग आसन कर सकते हैं डायबिटीज के लिए, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, अर्ध मतेंद्रासन कर सकते हैं और पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। इसके आगे चलें तो यहाँ पर आपको एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया है, एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अथवा में यानी चॉइस में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भी जिसको आप कहते हैं, उसको विस्तार से समझाना है। ठीक है, यानी कि रिकली और जॉन्स टेस्ट जिसको आप कह लीजिए या फिर सीनियर सिटीजन टेस्ट, फिटनेस टेस्ट कह लीजिए, तो उसको एकदम डिटेल में समझा दीजिए। ठीक है, 3 नंबर के लायक। तो चलिए देखते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं
कि रिक्की और जॉन्स के वरिष्ठ नागरिकों के फिटनेस टेस्ट की आइटम हम लोग क्या क्या रख सकते हैं अगर हम लोगों को ये टेस्ट करना है जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए। तो शरीर की ऊपरी शक्ति के लिए कुर्सी जो है कि स्टैंड टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, ऊपर की शरीर की शक्ति के लिए आर्म कर्ल टेस्ट किया जा सकता है। ये टेस्ट के नाम बता रहा है, इस तरह से टेस्ट है और इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। लोअर बॉडी लचीलेपन के लिए चेयर सीट और पहुंच रीच टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि लचीलापन विकसित करने के लिए लचीलापन और विधि की व्याख्या करें, ठीक है। यानी कि अगर किसी को लचीलापन विकसित करना है अपनी बॉडी में, ठीक है, तो क्या विधि हो सकती है, कैसे किया जा सकता है, तो पूरा आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला है, ये विधि है एंडोमॉर्फ गोलाकृतिक, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि के जरिए जो है लचीलापन जो है विकसित किया जा सकता है। इस श्रेणी के लोगों का शरीर जो है आकार नाशपाती की तरह होता है, ठीक है, अर्थात उनके कंधे और जो नितंब चौड़े होते हैं और गोलाकृतिक शरीर वाले व्यक्तियों का जो शरीर होता है काफी कोमल होता है, ठीक है। तो इस जो है सो कि बता रहा है लचीलापन अगर आपको विकसित करना है तो ये पहली विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमॉर्फ या फिर एंडोमॉर्फ गोलाकृतिक आप इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी लोग आते हैं ना, इस कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आते हैं उनका जो शरीर का आकार होता है, बॉडी का एक तरह से शेप जो होता है ना, वो नाशपाती की तरह होता है और उनके कंधे जो है सो की और नितंब चौड़े होते हैं, ठीक है। और गोलाकृति शरीर वाले व्यक्तियों का शरीर काफी कोमल होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनका शरीर जो बिल्कुल कोमल होता है, जैसे आप फूल की पत्ती होती है ना, या फिर आप जैसे जो बटरफ्लाई होता है, आप बटरफ्लाई उड़ते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो कैसे उसके पंखों का रंग आपके हाथ में लग जाता है। तो वैसे ही कह सकते हैं कि एंडोमॉर्फ गोलाकृति वाले जो लोग होते हैं उनका शरीर बिल्कुल कोमल होता है, ठीक है। और जैसे कि मांसपेशियां भी अविकसित होती हैं। ऐसे लोग स्नेही, सामाजिक प्रतिक्रिया देने में धीमी या कह लीजिए धीमे तथा प्रेमी स्वभाव के होते हैं। ये बिल्कुल एकदम प्रेमी स्वभाव के होते हैं कि भाई प्यार लो और प्यार दो, वो वाला सीन होता है, ठीक है। यानी कि प्यार बांटो, दुनिया में खुशहाली बांटो, इस टाइप के लोग, ठीक है। इस आकृति वाले लोगों के लिए ऐसे खेलों में भाग लेना कठिन होता है जिनमें अधिक गति की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे वाले लोग जो होते हैं जिनका शरीर कोमल होता है वो ज्यादा जो है टफ खेलों में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पहले का लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे अगर मैं चलूं तो इसी के अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं, अगला होता है आपका मेसोमॉर्फ या फिर आयताकार जो है सो कि प्रकार होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, डिटेल में बता रखा है बिल्कुल कि कैसे होता है, ठीक है। और अगला है आपका एक्टोमॉर्फ या फिर लंबाकृतिक, जिसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और सेम यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेथड टू डेवलप जो कि रेजिलियंस। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। व्यक्तियों के बारे में बता रखा है और आप अपनी तरफ से भी एनसीईआरटी बुक जो है आपकी उसको आधार बनाकर, बेस बनाकर अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट के लिए दे रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 21वां क्वेश्चन, कि हमारे शरीर को पूरक आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण सुझाएं, ठीक है। यानी हमारा जो बॉडी होता है ना, उसको एक तरह से कह सकते हैं सप्लीमेंट्स की, ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब मैं वो डब्बे वाला सप्लीमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ जो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्यों पड़ती है पूरक आहार की जरूरत एक तरह से मतलब बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, विटामिन और खनिजों की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए पूरक आहार जो है आवश्यक होता है। यानी कि अगर हम अपनी बॉडी में विटामिन को बनाए रखना है और उसके साथ साथ अगर कह लीजिए जो खनिज होते हैं या फिर आपका आयरन वगैरह ले लीजिए, अगर ये सारी चीजें बनाए रखनी है ना, तो पूरक आहार जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। बॉडी का अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना, तो ये पूरक आहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देखेंगे तो एक बच्चा होता है जो पैदा होता है, ठीक है, अगर उसका शुरू से ही ध्यान रखा जाए, उसको खाने पीने पे जोर दिया जाए और उसके बॉडी पे पूरा ध्यान रखा जाए, तो उसका हर एक अंग जो है परफेक्टली ग्रो करता है और उसकी हाइट वगैरह भी अच्छा
हो जाता है, ठीक है, उसका माइंड भी बहुत शार्प रहता है, ठीक है, अगर बॉडी को पूरा उसको रिलैक्स वगैरह दे करके स्टार्टिंग से ही उसको लर्निंग में भी फोकस करवाया जाए, बॉडी पे पूरा फोकस करवाया जाए, ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरी तरफ एक आप बच्चे को देखेंगे जो कि जिसको कि 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पाता है, तो उसकी बॉडी जो आप देखेंगे वो पतला दुबला रहता है, कमजोर रहता है वो, ठीक है, तो ये चीज है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि पूरक आहार की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर विटामिन की कमी को पूरा किया जा सके और खनिजों की कमी को पूरा किया जा सके, ये इसके लिए हम लोग पूरक आहार लेते हैं। अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि शरीर जो है की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, मैंने आपको बताया। अगला है कि विटामिन तथा खनिजों की कमी से होने वाले रोगों के बचाव में भी ये सहायक होता है। आप देखेंगे कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो विटामिन के कमी के कारण होता है, चाहे आपका बेरी रोग होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं, और खनिज की कमी के कारण भी होता है, उससे भी हमें बचाता है अगर हम लोग अपनी बॉडी के लिए पूरक आहार लेते हैं तो, ठीक है। और अगला है कि शरीर के विभिन्न स्थान जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय संस्थान, नाड़ी संस्थान और ग्रंथि संस्थान की सुचारू कार्य प्रणाली में सहायक होता है। अगर एक बंदा जो अपना एकदम अच्छा डाइट होता है जिसको आप पूरक आहार बोलते हैं वो लेता रहता है, तो उससे क्या होगा कि उसका बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि उसका जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। उसका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। नाड़ी वगैरह जो होता है, ग्रंथि वगैरह जो होती है, वो परफेक्टली काम करेंगी, ठीक है। तो ये आप कारण लिख सकते हैं कि हमारे शरीर को पूरक आहार की आवश्यकता होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि सजेस्ट रीजंस व्हाई आवर बॉडी नीड्स डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम लोग अपना जो बॉडी के अंदर मेंटेन कर पाए प्रॉपर अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स को, और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। और ये और भी हेल्प करता है डिजीज से जो कि विटामिन और मिनरल की कमी से होता है, ठीक है। और ये हमारे जो बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स है, चाहे वो आप डाइजेशन सिस्टम ले लीजिए या फिर और भी मतलब कई सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी जो चीजें हैं उनके में भी मदद करता है। एक तरह से हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। क्या काम करता है बच्चों? डाइटरी सप्लीमेंट या फिर पूरक आहार, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के आगे चले तो आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछ रखा है कि जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचाव में योग की भूमिका का आपको वर्णन करना है, ठीक है। यानी जीवन संबंधी बीमारियां क्या होती है जो डेली लाइफ में आप देखते हैं कि हमें बीमारियां होती रहती हैं, जैसे कि नॉर्मल बीमारी भी जिसको आप ले सकते हैं, जैसे पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ठीक है, या फिर कुछ हार्ट बीमारियां भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका बीपी, शुगर, थायराइड, या फिर आपका दमा वगैरह, मोटापा वगैरह, ये सब होना। तो इन सब से बचाने में योग जो है, योगा कैसे मदद करता है हमारी, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो योग हमारे लचीलेपन को बढ़ाने में, तनाव के स्तर को कम करने में और आत्मविश्वास बढ़ाने में अत्यंत जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो योग होता है ना हमारा जो है सो कि जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी का, कि बॉडी एकदम सही रहे, तंदुरुस्त रहे, फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है, तो उसको बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करता है, तनाव नहीं होता है, हमें टेंशन नहीं होता है ज्यादा, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको आप कहते हैं, वो भी बढ़ाता है। जिससे कि अगर जो बंदा योग करता है वो इजीली आप देखेंगे कि किसी स्टेज वगैरह पर जाकर के बोल सकता है, लेकिन जो बंदा योग वगैरह नहीं करता वो थोड़ा थोड़ा हेजिटेट होगा स्टेज वगैरह पे जाने में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अंततः यह भी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य जीवन शैली स्थापित करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो योग बहुत जरूरी है भाई, तो आज से ही योग करना चालू कर दो, ठीक है। खैर मजाक कर रहा था। यहाँ पे देखिए और क्या लिखा हुआ है कि जीवन शैली से जुड़ी विभिन्न बीमारियों जैसे मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द आदि से बचाने में योग निम्नलिखित प्रकार से भूमिका अदा करता है, ठीक है। यानी जीवन संबंधित अगर हम लोग बीमारियां देख लें, चाहे आप देख लीजिए मोटापा हो गया, आपका मधुमेह यानी डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, पीठ दर्द हो गया, इन सब से बचाने में योगा होता है ना वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा कि हड्डियां तथा जोड़ों को मजबूत बनाता है। इससे क्या होगा कि हमारा पीठ दर्द वगैरह, कमर दर्द वगैरह ये सब
नहीं होगा। ठीक है, अगला है मांसपेशियों को मजबूत तथा लोचदार बनाने में मदद करता है। ठीक है, एक तरह से फ्लेक्सिबल बनाता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बॉडी के बारे में। अगला है रक्त प्रवाह को सामान्य रखता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखता है, जिससे कि बीपी वगैरह की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। अगला है स्वास्थ्य तंत्र के अंगों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। ठीक है, माफी चाहूंगा, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र मतलब जैसे कि जो हमारे फेफड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका जो फंक्शन होता है, ओवरऑल जो उनका काम होता है ना, उसको और भी अच्छा तरीके से करने में मदद करता है। कौन मदद करता है बच्चों? योगा। और अगला है लास्ट की पाचन तंत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाता है, यानी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, जो खाना हम लोग खाते हैं, जो हमारे पेट में जाकर के पचता है पाचन तंत्र के अंदर, तो उसको और ज्यादा इंप्रूव करता है और उसके काम करने के तरीकों को और भी ज्यादा अच्छा करता है, इनहेंस करता है योग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लिखना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जीवन शैली संबंधी बीमारियों को बचाने में योग हमारी किस प्रकार से जो है सो की भूमिका निभाता है या मदद करता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस टाइप से आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, तो योगा जो है हमें लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे बचाता है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगा हमें हेल्प करता है, जो स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेस लेवल हो गया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है, रिड्यूस करता है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा बॉडी को। ठीक है, और ये सारी चीजें जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस की, सेम वही चीजें आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और क्या क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाता है, जो बोन है, हमारी जॉइंट्स है, उनकी जो मजबूती है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इलास्टिक बनाता है, और हमारा जो ब्लड फ्लो है, बीपी है, ब्लड प्रेशर जिसको आप कह सकते हैं, वो उसको नॉर्मल रखता है। ठीक है, और हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को जो बढ़ाता है। किसकी वर्किंग एफिशिएंसी? जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है ना, उनके काम करने की क्षमता को और भी ज्यादा मजबूत करता है। ठीक है, और अगला है कि इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारे पाचन तंत्र को ये और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन कि खेलों से पूर्व, खेलों के दौरान एवं खेलों के उपरांत भोजन ग्रहण करने के लिए जो है सो कि दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा कीजिए। यानी कि खेलने से पहले, खेलने के बाद और खेलने के दौरान खाना कैसे खाना चाहिए, भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक तरह से दिशा निर्देश बताना है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आंसर इस तरह से लिखना है आपको कि एथलीट को ग्लाइकोजन स्टोर पर समृद्ध खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। ठीक है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और फाइबर की सामग्री खाना चाहिए। यानी कि जो एथलीट होता है, जो खेलने वाला बंदा होता है ना, उसको ऐसा खाना चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिले, वसा मिले, प्रोटीन मिले, फाइबर मिले। फाइबर वगैरह कहाँ मिलता है आपको? सलाद वगैरह जो आप खाते हैं ना, खीरा, ककड़ी, प्याज वगैरह का ये जो सलाद बना के खाते हैं, टमाटर वगैरह का, तो उसके अंदर आपको फाइबर मिलता है। तो एथलीट को ऐसा ही खाना खाना चाहिए, और अनाज, साबुत अनाज, फल और सब्जियों को खाने में शामिल करें। ठीक है, यानी वही चीज बता रहा है कि अनाज को शामिल करे। ठीक है, साबुत अनाज हो गया आपका, फल हो गया, दलिया वगैरह ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, जो सब्जियां होती है उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो ये कुछ बातें बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको पूरा बताएगा, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान कैसे खाना चाहिए। तो देखिए एथलीट को जो है कि हाइड्रेट रहना चाहिए और थकान की शुरुआत को रोकना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की बात करें हम लोग, यानी जब खेल चल रहा है तो उसके दौरान जो है ना, एथलीट को ना हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी की कमी ना हो उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वाला चीज लेना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जूस हो, पानी हो या और कुछ हो। ठीक है, जिससे कि निरंतर छोटे घूंट में जारी रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको ऐसा नहीं कि पानी लिया तो सीधा डायरेक्ट एक बोतल पी लिया, ऐसा नहीं। उसको, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के दौरान इन चीजों को ले रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए ना, एक एक घूंट करके लेना चाहिए। जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो एक एक बाइट लेकर के खाते हैं ना, एक एक कौर लेकर के खाते हैं, एक एक निवाला खाते हैं, तो उसी तरह से जो तरल पदार्थ लेना चाहिए स्पोर्ट्स के दौरान, तो वो एक एक घूंट करके लेना चाहिए। ठीक है, और यदि अवधि 1 घंटे से अधिक तक चलती रहती है तो एथलीट को नियमित अंतराल पर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी गेम है या कोई भी चीज है वो 1 घंटे से ज्यादा चलता है, तो एथलीट जो है, जो खेलने वाला बंदा है, उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। ठीक है, एथलीट को नियमित अंतराल पर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जिससे कि जो उसका एनर्जी है ना वो बना रहे और ऊर्जा पे जो है सो कि लिया जा सकता है। ठीक है, और यदि अवधि 1 घंटे से कम है तो एथलीट को
हर 10 से 20 मिनट पर पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी गेम खेला जा रहा है या कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो 1 घंटे से कम है तो 10-20 मिनट में पानी पी सकता है, एक घूंट-घूंट करके, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स के दौरान खाना पानी लिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि खेल कार्यक्रम पोस्ट करे, ठीक है। तो इसके बाद मतलब वही कि जब काम हो जाए, खेल कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद की बात बता रहा है। तो गतिविधि के बाद खोई हुई ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त योजना 1 घंटे के भीतर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई बंदा अगर खेल करके आ जाता है तो उसका बॉडी बिल्कुल थका हुआ रहता है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को वापस से रिट्रीव करने के लिए, यानी कि पाने के लिए, जैसे पबजी वगैरह में क्या होता है, कोई बंदा अगर मर जाता है तो क्या करता है, उसका दोस्त आता है और उसको मेडिकेट देता है या फिर जो भी रिट्राइव करता है इस तरह से, ताकि वो एनर्जी अपनी वापस ले सके, ठीक है। वहां तो जिंदा किया जा सकता है लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आप खेल लेते हैं उसके बाद आप अपनी बॉडी की एनर्जी को वापस लाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ चीज ले सकते हैं। नुकसान को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत सारे पानी, फल, रस और खेल पेय तथा तरल पदार्थ पीना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी बॉडी में नुकसान हुआ है, जो भी आप थके हुए हैं, आपकी एनर्जी लूज हुई है या लॉस्ट हुई है, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो उसको मतलब ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड किया जाता है ना कि तरल पदार्थ ले, आप लिक्विड टाइप का मटेरियल है, जैसे पानी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फल का जूस ले सकते हैं बेसिकली यार, ठीक है, ये चीज है। और 2 घंटे के बाद उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले आलू, अनाज, सब्जियां, फल, मांस और सोयाबीन जैसी सामग्रियां पूर्ण भोजन में लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग फूड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ बातें बता रखी है, ये आप स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। और आगे चले तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान जो है वो क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे खाना पानी लिया जा सकता है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड पूरा का पूरा कर सकते हैं। उसके आगे चले तो पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के बाद एक तरह से क्या क्या करना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट रिच प्लान लेना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो भी एनर्जी उसका लॉस हुआ है वो तुरंत उसको रिकवर किया जा सके। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ज्यादातर बोला गया है, पहले तो लिक्विड वाला मील लो, ठीक है, मतलब जो भी चीज तुम ले रहे हो लिक्विड वाला लो, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद आप खाना प्रॉपर तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन कि व्यायाम पालन को बढ़ाने वाली रणनीतियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको व्यायाम करना है डेली बेसिस पे, ठीक है, और उसको आप करते रहना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है, और उसके बारे में और भी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो साधारण व्यायाम से शुरू करना चाहिए, अगर किसी को व्यायाम वगैरह करना है तो सुबह व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये व्यायाम के बारे में चीजें बता रहा है, ठीक है। उपयुक्त लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए कि भाई आज मैंने व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना शुरू किया है, अब 10 दिन तक मैं ऐसे व्यायाम करूंगा, ऐसे एक्सरसाइज वगैरह करूंगा। दूसरों का सहयोग लेना चाहिए, अगर कोई बंदा इसके अंदर एक्सपर्ट है तो उससे पूछना चाहिए, भाई कैसे करूं यार, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तू कुछ यार टिप्स बता देना। जैसे एग्जाम के टाइम पे नहीं होता है, जो आपका टॉपर दोस्त होता है तो उससे आप बोलते हैं, भाई यार इतने पढ़ा लिखा है बंदा, यार तू कुछ बता दे, हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आपका टॉपर बंदा बोलता है, भाई मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है। टॉपर की एक खासियत होती है, आप ये देखेंगे ना, तो टॉपर लोग जो होते हैं ना वो खुद ही बोलते हैं कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जब उनका रिजल्ट आता है ना तो आप देखेंगे कि जैसे 70 नंबर का पॉलिटिकल का ये आपका फिजिकल का पेपर है, तो 70 में से कम टॉपर वाले बंदे तो जैसे कि 68 69 तो लेके ही आते हैं। और उस टाइम आपसे उनसे पूछो कि भाई कैसे ले आया, तो बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। तो ये चीज है, टॉपर की पहचान होती है, मैंने अपने टाइम पे भी फील किया है ये चीज। खैर, तो चलिए हम आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं उसकी ओर देखते हैं। तो ये कुछ चीजें हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह व्यायाम करना और ध्यान केंद्रित करना अपने ऊपर, ठीक है, ध्यान पूरा एकदम केंद्रित होना चाहिए। और उपयुक्त लक्ष्यों का निर्धारण करना, एक एम बना करके चलना, दूसरों का सहयोग लेना। अगला है रुचिपूर्ण व्यायाम का चयन करना, ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जो जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जो जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिसको आप जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी हो। तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट होगा उसके अंदर आप इजीली उसको कर सकते हैं। जैसे फोन चलाने में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो आप फोन दबा के चलाते हैं, लेकिन पढ़ने में कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो नहीं पढ़ पाते भाई। वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि ऐसा आपको एक्सरसाइज चूज करना चाहिए जिसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगला है समय पर कार्य करना चाहिए, यानी कि टाइमली अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगा है ये वाला वीडियो बनाने में फिजिकल एजुकेशन का, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम था और आपके लिए वीडियो बनाना था। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए करे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज टू इंक्रीज एक्सरसाइज अडेरेंस। तो इस तरह से आपका, तो यहाँ पर आप सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं कि फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, सेटिंग सुटेबल गोल्स, ठीक है, सीक टू कॉपरेट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा अगर आपका ये क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन 3 नंबर के लिए कि गोमुखासन की विधि व एक लाभ का वर्णन कीजिए। ठीक है, गोमुखासन क्या है? ये योग का एक आसन होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है। तो इसको कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है करने का, और क्या एक लाभ आपको बताना है गोमुखासन करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोमुखासन की विधि होती है वो ये क्या बता रहा है, कैसे आपको करना है। कि पहले इसकी पूर्व स्थिति बता रहा है, यानी कि करने से पहले आपको कुछ प्री पोजीशंस लेना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि एक रेस हो रहा होता है, तो रेस में भागने से पहले आप एक पैर अपना पीछे लेते हैं ताकि आप तेज भाग सके। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका प्री पोजीशन, यानी कि पूर्व स्थिति होती है। तो इसमें गोमुखासन करने से पहले, ये योगा का आसन करने से पहले आपको सुखासन या दंडासन में बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको विधि बता रखा है, प्रोसेस बता रखा है ये करने के लिए कि सुखासन या दंडासन में बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखिए, दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से करते हुए इस प्रकार स्थिर करे कि दूसरे जो घुटना है हमारा, यहाँ पर देखेंगे घुटने के एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, इसको अगर आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो और भी इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला देखिए क्या बता रखा है कि बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठा ले और पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध ले। अब दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचे, दृष्टि सामने की ओर रखे और पैर बदलकर भी करे इस चीज को। ठीक है, और इसका लाभ क्या है, अस्थमा के बचाव के लिए जो है गोमुखासन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये आपका आंसर होगा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। मैंने पूरा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, पोजीशन बता रखा है किस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाय बनाने का क्या तरीका होता है, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, गैस जलाइए, पानी डालिए, दूध डालिए और उसको थोड़ी देर तक वहां पर उबालिए, आपका चाय बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका गोमुखासन का विधि बता रखा है, प्रोसेस बता रखा है, मेथड बता रखा है कि कैसे आप गोमुखासन को कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिस्क्राइब द मेथड एंड वन बेनिफिट ऑफ गोमुखासन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमुखासन के बारे में लिख रखा है कि प्री पोजीशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिट इन सुखासन और दंडासन, यानी कि इस पोजीशन में आपको सिट करना है। उसके बाद मेथड यहाँ पर आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। और बेनिफिट क्या है, ये अस्थमा से बचाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है जो है सो कि गोमुखासन। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थमा से रिलेटेड ये आ गया हमारा 3 नंबर के लिए कि अस्थमा क्या है, ये आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। अस्थमा एक बीमारी होता है, एक रोग होता है। ठीक है, ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम से भी जन्मजात भी हो सकता है और आपको जिंदगी में कभी अस्थमा एकदम हो भी सकता है, लाइफ में कभी भी अस्थमा हो सकता है। इसकी कोई एज फिक्स नहीं है, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि एक उम्र के बाद यानी बूढ़े लोगों को अस्थमा ज्यादा होता है। ये होता क्या है, इसमें बंदा जिसको अस्थमा होता है ना, वो सांस नहीं ले पाता है। क्या नहीं ले पाता है, सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है। उसका जो फेफड़ा होता है ना बच्चों, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा जो होता है वो सही से काम नहीं करता है, एक तरह से कह सकते हैं कमजोर हो जाता है। ठीक है, और वो सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, यही अस्थमा होता है। अस्थमा के कई प्रकार होते हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। अस्थमा क्या है, वर्णन करें तो अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित होता है। यह श्वास नलिकाओं में सूजन कर देता है। श्वास नलिकाएं कौन सी, जहां से हम सांस लेते हैं और वहां पर एक पाइप टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें सूजन पैदा कर देता है जिससे वो बहुत संवेदनशील हो जाती है तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज के इस जो है सो कि स्पर्श से यह
तीखी प्रक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया से नालिकाओं में संकुचन होता है तथा इससे फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोग ग्रसित व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में बता रखा है कि वही चीज है कि उसका जो है ना, आप देखेंगे तो जो उसकी नालिकाएं होती है, ठीक है, जो श्वास नालिकाएं होती है उसमें सूजन आ जाता है और इससे क्या होता है, उसका ओवरऑल जो फेफड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है। फेफड़े के अंदर हवा जाता नहीं है, जिससे कि क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो बीमारी अस्थमा से ग्रसित व्यक्ति होता है, जिसको अस्थमा नाम की बीमारी होती है, वो क्या करता है, सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और अस्थमा क्यों हो पाता है, क्यों, क्या कारण है अस्थमा होने के, तो धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि किसी माँ या बाप में से किसी को अस्थमा है, माता या पिता में से, तो उसके बच्चे को भी हो सकता है अस्थमा। ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगला है पराग कण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि के इसके प्रमुख कारण है। इन कारणों से जो है कि अस्थमा हो सकता है। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए कुछ बीमारियों का नाम मैं आपको गिना देता हूं जिसको कभी जिंदगी में खत्म नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट अभी तक। अभी क्या चल रहा है आपका बच्चों, अभी चल रहा है 2022 खत्म होने वाला है। अभी तक कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनका परमानेंट इलाज नहीं निकाला गया, जैसे कि अस्थमा हो गया, आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, एड्स वगैरह हो गया। ये ऐसी बीमारियां हैं कि एक बार जिस बंदे को हो गई तो वो जिंदगी भर बस इसको कंट्रोल कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था अस्थमा के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट इज अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक डिजीज है जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो भी बंदा इससे जैसे कि इस डिजीज से मतलब ग्रसित होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस बंदे को ब्रीथ करने में, सांस लेने में। ठीक है, और क्या कारण है कि अस्थमा किससे होता है, तो डस्ट से हो सकता है, आपका स्मोक से हो सकता है, एयर पोल्यूशन से हो सकता है, आपका हेरिडिटी जैसे कि पोलन ग्रेन हो गया, आपका हेयर फेदर्स हो गया, एनिमल की स्किन, ये मेन रीजन है अस्थमा के। ठीक है, और अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो इसमें आपको एक अथवा दे दिया इसी क्वेश्चन में कि अगर आपको वो अस्थमा वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है बच्चों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए युक्तियों का सुझाव दीजिए। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी शारीरिक जो क्रिया है, एक तरह से कह लीजिए फिजिकल एक्टिविटी है, उनको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है, दिव्यांग जिनको आप कह सकते हैं। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने की युक्तियां निम्नलिखित प्रकार से। टाइम टू टाइम उनका डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पूर्व दिव्यांगों की सारी जांच करवा लेनी चाहिए और उसकी शारीरिक क्षमता के स्तर की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि उसके स्तर के अनुरूप ही सारी क्रियाएं उन्हें करवाई जा सके। ठीक है, यानी कि अगर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शारीरिक क्रियाओं को और सुगम बनाना है, ठीक है, बॉडी को और अच्छा बनाना है, जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनको और अच्छा बनाना है, तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से उनका चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि ये कितना कैपेसिटी के हिसाब से अपना जो है शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसको उसी कैपेसिटी के हिसाब से, उसी क्षमता के हिसाब से शारीरिक क्रिया दिया जाए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है आपका पूर्व अनुभव, यानी कि शारीरिक क्रियाओं को निर्धारण से पूर्व दिव्यांगों के पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि शारीरिक क्रियाओं का चयन उनके लिए उत्तम हो सके। यानी कि जो भी काम या फिर जो भी शारीरिक क्रिया जो दिव्यांग बच्चों से करवाया जा रहा है, तो उससे पहले उनका एक्सपीरियंस पूछ लेना चाहिए कि भाई तूने ये काम पहले किया है, ठीक है, कि नहीं किया है। तो अगर उन्होंने वो काम पहले कर रखा होगा तो वो आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन बंदे का उस बच्चे का शारीरिक जो विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चे हैं या कह लीजिए दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनका इंटरेस्ट किसके अंदर है। ठीक है, तो उनका जिसके अंदर इंटरेस्ट है उसी हिसाब से उनको काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनके शारीरिक क्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि सजेस्ट टिप्स फॉर फैसिलिटेटिंग फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम टू टाइम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। ठीक है, जो भी उनको चीज फिजिकल एक्टिविटी दिया जा रहा है उससे पहले, फिर प्रायर एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस है किसी चीज में कि नहीं है, उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही उनको शारीरिक क्रियाएं फिजिकल एक्टिविटीज करवानी चाहिए जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट व 600 मीटर दौड़
पैदल चाल परीक्षण की प्रक्रिया बतानी है आपको, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बता दीजिएगा, क्योंकि दोनों बताएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मीटर जो आपका स्टैंडिंग स्टार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए आप ये वाला चित्र देख लीजिए, इस तरह से आपका चित्र रहेगा और ये रहता है आपका 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि 1.50 मीटर जो है स्टैंडिंग स्टार्ट तीव्र गति दौड़ परीक्षार्थी आरंभ रेखा के पीछे दौड़ने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है कि इस टाइप से आप देखेंगे कि एक टीचर है, ठीक है, और दो यहाँ पर जो है कि भागने की तैयारी में है और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टाइप का रेस टाइप का आप समझ सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर बता रखा है कि रेडी या कह लीजिए स्टार्ट आदेश देते ही रेडी गो शब्द कहने के साथ ही टाइम कीप जो है वो टाइम लेना जो है कि वो टट यानी कि शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा भागने वाला है तो उसको बोलते हैं रेडी एंड स्टार्ट एंड गो। तो जैसे ही वो रेस शुरू करता है तो वो स्टॉप वॉच से उसका टाइम गिनने लग जाते हैं। यदि 2 स्टॉप वॉच हो तो एक ही समय पर 2 परीक्षार्थियों को भी साथ साथ लिया जा सकता है, यानी कि 2 स्टॉप वॉच हो तो एक साथ 2 परीक्षार्थी यानी 2 पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को भी यहाँ पर भगाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और समय इसके अंदर जो भागते हैं दौड़ते हैं तो टाइम जो कैलकुलेट किया जाता है कि कितने टाइम में ये लोग इतने दूरी तक भाग गए, तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग समय सेकंड जो है कि सेकंड और सेकंड के 10वें भाग के रूप में नोट करते हैं, ठीक है। वही परीक्षार्थी का स्कोर होता है, जो हम लोग टाइम नोट करते हैं ना वही उसका फाइनल स्कोर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये वाला नहीं, 600 मीटर रनिंग वाला नहीं, खाली ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके आगे अगर मैं चलूं तो 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 27वें क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें बता रखी हैं और इसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे कि इस चीजों को आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स पे चलता हूं ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट के उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, निचले शरीर की ताकत का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को पॉज करके जरूर इसको पढ़ लीजिए, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और आंसर आपको देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, दूसरा कि 30 सेकंड चेयर स्टैंड जो है सो कि का उद्देश्य क्या है, वही वाला क्वेश्चन। तो इसका ये भी लिख सकते हैं आप अगला कि अधिकतम स्टैंड को 30 सेकंड में पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट के आवश्यक उपकरण क्या होते हैं। तो बिना बाहों के सीधी पीठ वाली कुर्सी जरूरी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन की रिकॉली और जोन्स किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि कुर्सी पर बैठे और परीक्षण उद्देश्य तक पहुंचने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निचले शरीर के लचीलेपन का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हिंदी में समझ में आया होगा और यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अब जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू कंप्लीट द मैक्सिमम स्टैंड इन 30 सेकंड। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट। तो यहाँ पर स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म, ये इसकी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन की व्हाट रिकली एंड जोन्स यूज्ड फॉर। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि सिट ऑन अ चेयर एंड रीच द टेस्ट ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस से मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 से लेके 30 तक जो पूछा जाएगा ये 5-5 नंबर वाला रहने वाला है। इनका आंसर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है, जो लिख करके उत्तर देने वाला होगा। जो एमसीक्यू वाला होगा तो उसमें तो सीधी सी बात है, आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक यानी 27 से 30 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स वाले होंगे और इनका आंसर जो आपको लिखना होगा एटलीस्ट 150 टू 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28वां क्वेश्चन कि वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करेंगे, इस पर चर्चा कीजिए।
ठीक है, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो एक तरह से कह लीजिए बूढ़े लोग होते हैं, उनकी अगर हम लोगों को गति नापनी हो और उनकी कैपेसिटी नापनी हो, सहन क्षमता नापनी हो, उसको मेजर करना हो, तो किस तरह से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के थ्रू नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वरिष्ठ नागरिक फिटनेस टेस्ट, जिसको आप SFT भी बोलते हैं, उसको रिकली और जोन्स द्वारा 60 से 94 विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बता रहा है। अगला है कि परीक्षण का उद्देश्य कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना और वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस की स्थिति की निगरानी करना और समस्याओं की पहचान करना और कमजोरी पर काम करना था। ठीक है, यानी कि ये जो टेस्ट होता है, इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो ओवरऑल जो बॉडी है उसकी क्षमता क्या है उसको देखना होता है, और बूढ़े लोगों की या वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस क्या होती है उसको मेजर करना या निगरानी करना कह लीजिए, वो होता है इस टेस्ट का मेन मतलब। ठीक है, यह मेन काम कह लीजिए। और समस्याओं की पहचान करना, जो बूढ़े लोगों की समस्याएं होती है, जो कमजोरी होती है, उसका पता लगाना होता है इस टेस्ट के जरिए। ठीक है, अगला है, यह परीक्षण उन लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता, जो या कह लीजिए यह परीक्षण जो है उन लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता जिन्हें सीने में दर्द, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, हृदय आदि जैसी कोई चिकित्सकीय या स्थिति हो। ठीक है, ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है ना, उन लोगों पे नहीं किया जा सकता जिनको सीने में दर्द होता है, चक्कर आता है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन पे ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें कुछ और बातें बता रखा है कि यह परीक्षण किफायती और प्रशासित करने में आसान होता है। ठीक है, यानी कि ये जो टेस्ट है इसको आसानी से किया जा सकता है और सस्ता भी है। परीक्षण में निम्नलिखित आइटम शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि ये टेस्ट करने के लिए निम्नलिखित चीजों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। निचले शरीर की ताकत के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट कर सकते हैं। अगर लोअर बॉडी का अगर हम लोगों को कैपेसिटी देखना है, स्ट्रेंथ या पावर देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर स्टैंड टेस्ट के जरिए जान सकते हैं। अगला है, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए आर्म कर्ल टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग को ऊपर की बॉडी का जो ताकत है उसको देखना है तो हम लोग आर्म कर्ल टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन का। अगला है, शरीर के निचले हिस्से के लचीलेपन के लिए चेयर सिट एंड रिच टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ बता रखा है कि ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बेक स्क्रैच टेस्ट किया जा सकता है। सातवां है कि चपलता के लिए 8 फुट ऊपर और गो टेस्ट किया जा सकता है। एरोबिक सहन शक्ति के लिए 6 मिनट तक वॉक टेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ आपका आंसर था, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। ठीक है, इन 8 में से कोई आप 4 भी लिख देते हैं तो इजीली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस 28वें क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्कस विच टेस्ट विल बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड स्टैमिना ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसको आप लोग SFT भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में रीड कर सकते हैं कि कैसे आपका इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये आप देख सकते हैं, और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप पूरा का पूरा आंसर रीड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे 1-2 पॉइंट मिस कर देते हैं, तो पूरा आंसर अगर आप रीड करते हैं तो इजीली आप लिख पाएंगे। इतना ज्यादा मैंने आंसर में आपको बता दिया है, इतना ज्यादा आपको नहीं करना है, इसमें थोड़ा कम भी करेंगे तो इजीली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके आगे अगर हम लोग चले तो आपको एक चॉइस दे दिया है, एक अथवा दे दिया है, यानी कि एक अथवा वाला क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किन्हीं 5 योगों के आसनों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी योगा के जो आसन होते हैं, तो कोई 5 योगा के आसनों के बारे में पूरा एकदम डिटेल में बताना है आपको। ठीक है, तो आप इन योगा के आसनों के बारे में बता सकते हैं, पवन मुक्त आसन के बारे में बता सकते हैं, अर्ध मत्येंद्रासन के बारे में बता सकते हैं, पश्चिमोत्तासन के बारे में बता सकते हैं, अर्ध चंद्रासन या फिर नटराज आसन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 5 मैंने आसन लिख दिए हैं। अगर इन पांचों के बारे में पूरा डिटेल में भी अगर आप लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी 5 योगा आसन। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताना है, तो पवन मुक्त आसन हो गया, अर्ध मत्येंद्रासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, अर्ध चंद्रासन हो गया और नटराजासन हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 5 मैंने तरीके बता दिए हैं, योगा के आसन बता दिए हैं आपको, इनको आपको एक्सप्लेन करके पूरा लिखना होगा इजीली, जो है सो कि 5 जो मार्क्स है आपका वो मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करते चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे, 29वां क्वेश्चन, कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी को कैसे बढ़ावा देने देने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि महिलाओं की जो खेलों में भागीदारी है
जो वुमेन्स होती है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये तरीके अपना सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए खेलों को अनिवार्य बनाना चाहिए कि भाई कोई भी अगर महिला है, कोई भी फीमेल है, तो वो अगर स्कूल लेवल पे पढ़ रही है तो उसके लिए गेम्स जो है, यानी कि जो खेल होता है, स्पोर्ट्स जो होता है वो मैंडेटरी है, भाई खेलना ही पड़ेगा। तब इससे क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। खास करके भारत जैसे देश में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं कम खेलों में भाग लेती थी पहले, लेकिन अब ज्यादा भाग लेने लग गई है। ये तरीके आजमाकर और भी ज्यादा महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए जो है कि प्रेरित किया जा सकता है। तो एक ये हो गया, मैंडेटरी कर देना चाहिए, उनको पहुंच प्रदान करना चाहिए। चीज जो है कि आप देखते होंगे कई सारी महिलाएं या फिर कई सारी लड़कियां कह लीजिए कई खेल खेलना चाहती हैं, लेकिन वो खेल ही नहीं पाती, उस तक पहुंच ही नहीं है उनकी। तो खेलों तक पहुंच उनकी आसान बनानी चाहिए। अगला है, प्रतिस्पर्धी खेलों में शामिल होने वाली लड़कियों से जुड़ी बाधाओं को कम करना चाहिए। यानी कि कंपटीशन वाले जो गेम होते हैं उसके अंदर जो महिलाएं जो खेलती हैं तो उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी बाधाएं आती है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। अधिक महिला प्रशासन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है महिलाएं ही महिलाओं को भागीदारी बढ़ा सकती हैं। अब उन्हें वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि एक जो औरत का दर्द है वो एक औरत ही समझ सकती है, तो वही चीज है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो ट्रेनर वगैरह हो गए या प्रशासक वगैरह हो गए, तो वहां पर महिलाओं को ज्यादा जैसे कि प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ सके। अगला है, अधिक महिला कोच होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। उसके अगला है कि महिला खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज का संचालन करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि जो महिलाओं की खेलों में भागीदारी है, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर जो एक तरह से पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द वेज टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो महिलाओं की खेलों में भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर देना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया, वही सारी चीजें आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन 5 नंबर के लिए कि वृहत पोषक पदार्थों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो के स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। वृहत पोषक पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए वृहत क्या होता है। वृहत पोषक तत्व व्यक्ति के आहार का एक बड़ा अंग होता है। इसके अंदर वसा आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट तथा जल सम्मिलित होता है। यह कहा जाता है कि इनमें बड़ी मात्रा में जो है कि इनको बड़ी मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वृहत पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है, वो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी चीजें होती हैं, जल वगैरह भी होता है। और ये कहा भी जाता है कि इसको बहुत ज्यादा लिया जाना चाहिए, और लेते भी हैं लोग, ठीक है। अब उसके आगे अगर हम लोग बात करें कि स्रोत क्या है, मतलब किन किन स्रोतों के माध्यम से हम लोग वृहत पोषक पदार्थों को लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो भी हम लोग वो चीज ले रहे हैं, ठीक है, वसा ले रहे हैं तो भी ले रहे हैं। अब इसका काम क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसका क्या फायदा क्या हुआ हमारी बॉडी को, तो वो देख लेते हैं एक करके। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे क्या होता है, स्नायु के कार्य के लिए बड़े ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। एक तरह से हमारी जो बॉडी चल रही है ना, तो उसके लिए एक तरह से ना फ्यूल का काम करता है ये, ठीक है। यह हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है, हमारे शरीर के तापमान और भार को नियंत्रित करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह होता है, जो वेट वगैरह होता है ना, उसको ये कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कौन मदद करता है आपका, यहाँ पर वृहत पोषक पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट। और क्या मदद करता है ये, हमारे शरीर में खाना हो गया हजम, मतलब खाना वगैरह को हजम करने में ये अहम भूमिका निभाता है, यानी कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। उसके आगे चले तो वृहत पोषक पदार्थों में आप वसा को भी ले सकते हैं। वसा क्या फायदा करता है, यह हमारे शरीर को ऊष्मा और शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर को गर्मी वगैरह देता है और पावर देता है वसा। यह हमारे शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी मौसम में से बचाता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उससे भी हमें कौन बचाता है, वसा बचाता है। और बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उससे भी हमें कौन बचाता है, वसा ही बचाता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है, वसा कंट्रोल करता है, ठीक है। वृहत पोषक पदार्थों के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। और वसा और क्या काम करता है, यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह है उनकी कह लीजिए सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है वसा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है
प्रोटीन आपने देखा होगा, बहुत सारे जिम वाले जो बंदे होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं डब्बे के रूप में, वो पाउडर के रूप में, और हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन क्या काम करता है बृहद पोषक पदार्थ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का कह सकते हैं शारीरिक व मानसिक विकास करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर हमारी बॉडी को मेंटली और कह लीजिए फिजिकली ग्रो करना है, विकास करना है, डेवलप करना है, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। उसके आगे आप लिख सकते हैं हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए और कटे फटे ऊतकों, टिश्यूज एवं कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको चोट लग गया, घुटने उठने में, पैर में चोट लग गया, ठीक है, तो उसको रिकवर करने में प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी। उसके आगे आप लिख सकते हैं कि यह शरीर के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है और शक्ति का स्रोत भी है ये, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी हमारा केमिकली जो भी चीजें बनती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, और ये एक तरह से कह सकते हैं पावर का सोर्स भी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का संवाहक होता है ये, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये पानी और एसिड का संतुलन बनाए रखता है। हमारी बॉडी में वाटर भी होता है और एसिड भी होता है हमारे पेट वगैरह के अंदर, ठीक है, तो उसका जो बैलेंस है ना उसको बनाए रखता है। अगला आप जो है सो कि ये भी लिख सकते हैं, पानी भी लिख सकते हैं, पानी भी बहुत जरूरी है। यह पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में मदद करता है। जो हम पानी पीते हैं वो वृहद पोषक पदार्थ के अंदर, तो वो हमारे शरीर में क्या करता है, कोशिकाओं में और इस तरह से इनको जो है कि जो न्यूट्रिशंस है उसको हमारे बॉडी के अलग अलग कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है, ठीक है। शरीर के तापमान को भी ये नियंत्रित करता है। पानी अगर ज्यादा पिएंगे तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि पानी पिएंगे पसीना आएगा, पसीना आएगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा अगर आपको गर्मी लगता है तो, ठीक है। और भी जो है कि बहुत मदद करता है पानी। अगला है यह शरीर की विभिन्न रासायनिक घटनाओं में मदद करता है, ठीक है। बहुत सारी जो रासायनिक घटनाएं होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर ये हेल्प करता है। ये शरीर में जो है सो कि चाहे या कह लीजिए मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, इसकी क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसको आप मेटाबॉलिज्म जिसको भी आप कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है। ये शरीर में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी पानी अगर आप पीते हैं तो आपके बॉडी में जो वाटर होना चाहिए उतना वाटर रहता है तो बॉडी आपका परफेक्टली वर्क करता है। तो मैंने इतने सारे आपको बता दिए, इसमें से कोई 2-2, 3-3 भी अगर आप लिख लेते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन के अंदर आपको 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में पूछेगा आपका, और आंसर जो आपको देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसके बारे में बता रखा है कि ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। फैट के बारे में बता रखा है, ठीक है, जो वसा होता है ये क्या करता है, तो इसके बारे में आप पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके आगे चलें तो प्रोटीन के बारे में बता रखा है, प्रोटीन क्या काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे चले तो जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो क्या काम करता है हमारी बॉडी में, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। उसके आगे चले तो यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चॉइस के अंदर एक अथवा दे दिया आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, और यही क्वेश्चन घुमा करके आपको फिर से पूछ लिया। तो यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वही क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा घुमा करके 2 बार पूछ लेता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, क्योंकि फ्री के नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी जो क्वेश्चन यही क्वेश्चन लगभग था, उसके जो आंसर्स अभी हमने डिस्कस किए वो उसी टाइप के आंसर्स आपको लिखने हैं। बस यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, यहाँ पर भारत जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में अगर महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ानी है तो महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा, यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगला है परिवार और समाज का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में आप देखेंगे तो कई बार फैमिली वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ानी है तो, ठीक है, यानी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। तो महिलाओं के लिए शिविर, सेमिनार व कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है, सेमिनार वगैरह यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके वुमेन्स की गेम्स के अंदर। अगला है ज्ञान अर्जित करना तथा दूर संचार की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना चाहिए कि गेम खेल करके आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना, यानी कि प्राइमरी लेवल पर ही जो वुमेन्स होती है, महिलाएं होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा गाइड करना और उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग करवाना। ये सारे तरीके हैं जिससे कि जो भारत के अंदर महिलाएं हैं उनकी खेलों में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। सेम
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि गिव योर सजेशंस टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जैसे कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गेम्स के अंदर, और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली और सोसाइटी का, और ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए उनके लिए कैंप और सेमिनार वर्कशॉप होना चाहिए महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए, नॉलेज जो है एक्विजिशन इस पे काम करना चाहिए, ठीक है, और इंक्रीज करना चाहिए उनका टेलीकॉम पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे ही उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन्स है वो पार्टिसिपेट कर सके स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी एक बारी कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से पेपर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।